नमस्कार। कैसे हैं? अब तक हमने पिछली इस अध्याय में हमने देखा विद्युत विभव के साथ साथ उसका विभवांतर, विद्युत स्थिति ऊर्जा किस प्रकार से विभव परिवर्तित होता है, किसी प्रकार से, वो हमने सब देखा। लेकिन अब इसके आगे इसी अध्याय का एक नया मोड़ आ रहा है और उस पर हम देखते हैं चालक स्थितिर वैद्युतिकी, जो आपके मैं इसमें देख पा रहा हूँ, और उसके अंतर में क्या क्या है यह हमें समझना है। चालक स्थिर, फिर नाम पर फोकस करिए, वैद्युतिकी। अर्थात अब हमको क्या पढ़ने जाना है? चालक के बारे में जानना है और वैद्युतिक स्थिर रूप में जानना है। अब ये सारी चीज़ें हमको इसी अध्याय में अंदर पढ़नी है। इसमें आगे हम चालक के बारे में बात करेंगे, चालक के गुण के बारे में बात करेंगे, और उसके साथ साथ फिर आगे आएगा कि जो हमारे पदार्थ हैं वो कैसे ध्रुवीय और अध्रुवीय होते हैं। फिर उसके आगे आएगा संधारित्र के बारे में पूरी चर्चा होगी। तो हम क्रम से आगे बढ़ते हैं। जैसे कि नाम है चालक, यानी हम अध्ययन करना है स्थिर वैद्युतिकी के अंतर्गत चालक का। अब ये चालक है क्या? आपको याद होगा हमने शुरुआत की जो पहली कक्षा हमने ली थी, तो उसमें हमने 3 पदार्थ के गुण बताए थे विद्युत के आधार पे। आपने याद होगा, एक पदार्थ था चालक, दूसरा था विद्युत रोधी या कुचालक, इसी को कुचालक बोलते थे, और तीसरा था अर्धचालक। उस दिन हमने कहा था कि इसकी चर्चा आगे कक्षाओं में विधिवत करेंगे। तो अब हम उनमें से एक एक पॉइंट पकड़ते हैं। ये पहले आता है चालक। चालक वास्तव में है क्या? चालक एक ऐसा पदार्थ है जिसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। अब समझना ये मुक्त इलेक्ट्रॉन क्या है। सपोज कोई पदार्थ है ये हमारा, और उसके पदार्थ के अणु इस प्रकार से निर्धारित हैं, बने हुए हैं। आप सब जानते हैं कि पदार्थ के अणु के बीच जो नाभिक होता है अणुओं में, उसमें नाभिक में न्यूट्रॉन प्रोटॉन होते हैं और बाकी शेष अवशेष स्थिति में इलेक्ट्रॉन होते हैं। लेकिन उनमें से कुछ पदार्थ होते हैं, अधिकांश धातुएं, जिसमें कमरे के समान ताप पर ही उसके नाभिक से आसपास से उस पदार्थ के कण से ये इलेक्ट्रॉन बाहर आ जाता है, मुक्त हो जाता है। इसका हम विशेष चर्चा, एकदम एग्जैक्ट विशेष चर्चा अगले अध्याय में क्या लास्ट में करेंगे, जब हम इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ेंगे। लेकिन फिर भी हम कुछ समझने का प्रयास करते हैं। तो इस पदार्थ से एक इलेक्ट्रॉन बाहर आ जाता है कमरे के समान ताप पर ही, और वो जो इलेक्ट्रॉन है वो कहलाएगा मुक्त इलेक्ट्रॉन। अब मुक्त कैसे? वो मुक्त तो है, उस अणु से मुक्त है, लेकिन पदार्थ से मुक्त नहीं है। वो इस पदार्थ के सरफेस के अंदर इधर उधर कहीं भी गति कर सकता है, लेकिन पदार्थ से बाहर नहीं जा सकता, ये ध्यान रखिएगा। और जो उस इलेक्ट्रॉन ने जिस स्थान को छोड़ करके बाहर गया है, वहाँ एक खाली स्थान बच जाता है, जिसको हम कहते हैं कोटर। ध्यान रखेंगे, उस खाली स्थान का नाम है कोटर, अर्थात इलेक्ट्रॉन का अवशेष हिस्सा, जहाँ पर इलेक्ट्रॉन रहता था। अब चूंकि इलेक्ट्रॉन एक निगेटिव चीज़ है, आपने पहले भी देखा होगा, जो इलेक्ट्रॉन है उसका सिंबल ऐसे लिखते हैं ना, ऐसे। इसका आवेश होता है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। ये अपने इलेक्ट्रॉन का पढ़ा है। प्रोटॉन का भी इतना ही आवेश होता है, लेकिन वो माइनस में नहीं होता, वो धनात्मक होता है, धन रूप में होता है, वो हम समझेंगे। तो जब इलेक्ट्रॉन स्थान खोला, उसको बचा कोटर। तो ये जो मुक्त इलेक्ट्रॉन है किस में पाए जाते हैं? ये चालक में पाए जाते हैं। और इनकी विशेषता क्या क्या होती है? जब ये मुक्त होंगे, चालक के अंदर पूरी गति कर सकते हैं, लेकिन चालक के बाहर नहीं जाएंगे। ऐसे इतने ही मुक्त नहीं होगा कि वो बस कहीं घूमे, ऐसा नहीं, ये दिमाग में हमेशा रखेंगे आप। दूसरा पदार्थ होता है विद्युत रोधी। विद्युत रोधी में क्या है? ये पदार्थ है, और इस पदार्थ में भी इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन चाहिए, ऐसी बात है, इसमें भी होंगे।
लेकिन इसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं होते। इस पदार्थ के अंदर इलेक्ट्रॉन प्लस माइनस दोनों होगा, इलेक्ट्रॉन भी होगा, प्रोटॉन भी होगा, न्यूट्रॉन भी होगा, जाहिर सी बात है, लेकिन इस प्रकार से नहीं होते कि इसका इलेक्ट्रॉन पदार्थ के अंदर मुक्त हो सके। तो इसलिए जब मुक्त नहीं हो पाता तो इलेक्ट्रॉन ही आवेश की दिशा निर्धारित करते हैं, इलेक्ट्रॉन मुक्त नहीं हो पाते, इसमें चालन नहीं हो पाता, चालन नहीं हो पाता तो ये कुछ अलग कहलाता है, अर्थात इस पर विद्युत का चालन नहीं होगा, प्रवाह नहीं होता, तो ये कहलाएगा कुचालक। और ये चालक जिसमें विद्युत प्रवाह होगा, इसमें इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं। इसी कारण हम जब तार इस्तेमाल करते हैं बिजली के लिए तो उसमें हम धातुओं का प्रयोग करते हैं, एल्युमिनियम होता है, कॉपर होता है और लोहा आदि का भी प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन जल्दी खराब हो जाता है, फिर प्रयोग नहीं करते, उसका प्रतिरोध ज़्यादा होता है, कई सारे कारण होते हैं। तो इसलिए हम समझ गए होंगे आप कि धातुओं का चालक बनता है और अधातुएं जो होती हैं या कुछ लकड़ी, कुछ अन्य प्रकार की चीज़ें हो गई, वो सब कुचालक में आता है, विद्युत रोधी में आता है। एक बीच का हिस्सा है अर्धचालक, इस पर हम चर्चा करते हैं। ये जो अर्धचालक है ये क्या है? इसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं लेकिन उतने नहीं पाए जाते जितने चालक में। तो इसमें भी एक प्रवाह तो होता है विद्युत का, लेकिन इस प्रकार से नहीं होता कि चालक के बाद उसका उपयोग कर सकें, दूसरे ट्रांसफार्मर में होता है। और वो किस प्रकार से होगा वो हम इसका अध्याय विधिवत अध्ययन इलेक्ट्रॉनिक्स में करेंगे, अभी इसकी आवश्यकता नहीं है, अभी हम वास्तविक स्थिति के हिसाब से आगे बढ़ते हैं। तो ये हमारे 3 पदार्थ हुए और इसमें से अब हम चालक के बारे में ही अध्ययन कर रहे हैं। तो चालक के बारे में इस गुण की बात करते हैं, कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं की बात करते हैं। जैसे मैं देख रहा हूँ कि चालक के भीतर स्थिर वैद्युत क्षेत्र शून्य होता है, याद रखेंगे, नोट कर सकते हैं चाहे तो, या फिर ऐसे ही चालक के भीतर स्थिर वैद्युत आवेश शून्य होता है। ये कैसे? आपने ध्यान दिया होगा, हमने पिछली कक्षाओं में हमने इसका पूरा डेरिवेशन किया था कि अगर कोई चालक है और चालक कर हम क्या करें, कहीं से भी इसमें बल लगता है, बिजली लगती है या इसको हम प्रवाहित करते हैं करंट इसमें, तो इसके अंदर विद्युत क्षेत्र नहीं पहुंच पाता, वो जीरो होता है। जब हमने बताया था फैराडे उसके अंदर घुस गया था और वो जीरो प्राप्त हुआ था, आपको याद होना चाहिए, नहीं याद है तो मेरे पुराने वीडियो देख के आप फिर से दोबारा रिवाइंड कर सकते हैं। तो ये आपको याद रखेंगे कि चालक के भीतर जो स्थिर विद्युत क्षेत्र है वो शून्य होता है। दूसरा एक पॉइंट है, इसको मैं एक्सप्लेन करता जाता हूँ कि चालक के पृष्ठ पर, ये मान लीजिए चालक है और इसका जो पृष्ठ है, क्योंकि इस पर क्या होता है, आवेश हमेशा इसकी सतह पर होते हैं, आपको याद होना चाहिए, आवेश स्थिति इसके हमेशा चालक की सतह पर होती है, चालक के अंदर नहीं। और जब अंदर नहीं तो अंदर विद्युत क्षेत्र शून्य है। और इस पर जो विद्युत क्षेत्र है, मान लीजिए हमारा इसके अंदर क्यू आवेश का ही रखा था चालक पे, तो जाहिर सी बात है क्यू आवेश तो पूरा चालक माना जाएगा क्यू आवेश का। और इस क्यू आवेश में सब में क्या निकल रही होगी, ऐसे ऐसे विद्युत बल रेखाएं, क्योंकि ये पूरा चालक ही एक बिंदु आवेश की भांति व्यवहार करने लगेगा, क्योंकि चालक के अंदर विद्युत क्षेत्र शून्य है। ये आपको समझ में आ रहा होगा। चालक के भीतर विद्युत जब क्षेत्र ही शून्य है तो ये पूरा चालक में रख लो या फिर छोटा सा क्यू आवेश रख लो। अब क्यू आवेश के कारण कैसे कैसे तीव्रता निकलती है, ऐसे ऐसे निकला करती है ना। तो ऐसे ही चालक के लेके ले लीजिए, इसका क्या हुआ कि चालक पर, चालक के पृष्ठ पर विद्युत, ये क्या है, क्षेत्र की एक सिंबल है, विद्युत बल रेखाएं। तो विद्युत क्षेत्र हमेशा कैसे होगा, अभिलंबवत होगा। जो विद्युत क्षेत्र की जो दिशा होगी वो हमेशा चालक के अभिलंबवत होती है। ये महत्वपूर्ण बिंदु है, ये भी आप दिमाग में बैठाएंगे तो आपको आगे बढ़ने में आसानी होगी, कभी दोबारा कन्फ्यूजन नहीं होगा कि सर ये कैसे हो गया। फिर तीसरी बात आती है कि अगर कोई चालक है तो उसके अभ्यंतर, अभ्यंतर मतलब इसके अंदर, इसकी चालक के पृष्ठ के सतह के अंदर कोई भी आवेश नहीं होता है, अर्थात आवेश क्या होगा, शून्य होगा। ये आपको समझ लेना है। किंतु विभव, ये क्या, विभव, चालक के अंदर आवेश तो शून्य होगा लेकिन विभव हमेशा बराबर होता है, जितना यहाँ पर उतना चालक के अंदर। ये दिमाग में आपको बैठाना है। चालक के अंदर जो विभव है वो अंदर भी वही, बाहर भी वही, लेकिन विद्युत क्षेत्र जो है वो
चालक के बाहर पृष्ठ पर ही होता है, विद्युत क्षेत्र यानी विद्युत आवेश चालक के अंदर नहीं होता। फिर इसके आगे बढ़ते हैं। आवेशित चालक की अगर पृष्ठ की बात की जाए तो उस पर विद्युत क्षेत्र कितना होगा, जरा हम उसकी बात चर्चा कर लेते हैं। मान लीजिए हमारा कोई सरफेस है और इस पर हमने कोई बिंदु रख दिया ये ऐसे, और इस पर हमने कोई डी एस कोई क्षेत्रफल है डेल्टा एस। हम बात करें कि इस चालक के पृष्ठ पर पूरे में कितना होगा। इसको हमने क्यू आवेश दिया, क्यू आवेश दिया तो आप जाहिर से आप जानते हो कि पृष्ठीय घनत्व के लिए क्या सूत्र होता है, क्यू बाई डेल्टा यस। तो क्यू इक्वल टू सिग्मा बाई डेल्टा यस इंटू डेल्टा एस। अब आपने फिर वही उपयोग करते हुए, हालांकि ये सूत्र आप निकाल चुके हो पहले भी, मैं खाली आपको रिमाइंड करा रहा हूँ कि चालक के भीतर अगर हम निकालना है विद्युत क्षेत्र का मान कितना होगा, ई का मान क्या होगा, तो वो कैसे गणना करेंगे। फिर वही स्थिति ई के लिए हमने कॉन्सेप्ट आपको पता है कि ई इक्वल टू क्या होता है, जो हमारा जो फाई है यानी फ्लक्स फाई ई वो कितना होता था, विद्युत क्षेत्र गुणे सरफेस कितना था डेल्टा एस। ये हमने समीकरण ये पहले हमको पता था। और गॉस की प्रमेय से ये हमने एक छोटा सा इसमें गॉसियन पृष्ठ तैयार कर लिया ऐसे करके ये, और इसका मैंने पूरा सरफेस मान लिया डेल्टा यस है पूरा क्षेत्र, और ये बंद पृष्ठ हो चुका है। अब इस बंद पृष्ठ के लिए अब गॉस की प्रमेय लगती थी, इसका मान होता था फाई ई इक्वल टू क्यू बाई एप्सिलॉन 0 गुना 1/, एप्सिलॉन 0 गुना। अब क्यू का मान समीकरण ऐसे रख दीजिए तो क्या हो जाएगा, सिग्मा डेल्टा एस बाई एप्सिलॉन 0। समीकरण 3 बना दीजिए, दोनों की तुलना करा दीजिए। समीकरण 2 व 3 से दोनों तुलना जब कराएंगे तो ई डेल्टा एस इज इक्वल टू फाई डेल्टा एस बाई एप्सिलॉन 0। डेल्टा एस कैंसिल आउट तो ए इज इक्वल टू सिग्मा बाई एप्सिलॉन 0। ये क्या निकल आया, ये निकल आया, क्या निकला ये आपको याद होना चाहिए, चालक के आवेशित चालक के पृष्ठ पर आवेशित चालक के पृष्ठ पर विद्युत क्षेत्र। ये अब क्लियर हो चुका होगा पृष्ठ कैसे निकालना है। ये इस प्रकार से पृष्ठ की अब भी बात करें तो किस पर निर्भर करता है, यहाँ देख सकते हैं सिर्फ पृष्ठ के पृष्ठीय घनत्व पर निर्भर करता है, ना कि आवेश पर। आवेश कितना है कैसा है उससे कोई मतलब नहीं है, उस पर कितना होगा ये फार्मूला आप याद रखेंगे, आगे आपको न्यूमेरिकल लगाने में आसानी होगी, कठिनाई नहीं होगी। अब जो आपका अगला टॉपिक है वो आता है स्थिर वैद्युत परिरक्षण। ये हम समझते हैं क्या है, स्थिर वैद्युत परिरक्षण। अभी हमने जितनी भी सारी चर्चाएं की चालक को लेकर के, उन्हीं चर्चाओं से ही निकल के आता है ये स्थिर वैद्युत परिरक्षण। हालांकि मैं इस पर चर्चा कर चुका हूँ, लेकिन फिर एक थोड़ी सी संक्षिप्त जानकारी देता हूँ कि जैसे आपने देखा स्थिर वैद्युत परिरक्षण का क्या मतलब, परिरक्षण यानी किससे परिरक्षण, विद्युत से। किसका परिरक्षण अभी समझते हैं। हमने देखा कोई अगर चालक है, हमने चालक बताया कि मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं जो कि बाहर सतह से बाहर आ जाते हैं। तो जब सतह से बाहर आएंगे तो खाली स्थान बचेगा, उसका क्या नाम है, उसका नाम है कोटर। क्या नाम है, कोटर। इसको गुहा बोलते हैं, कोटर को गुहा बोल सकते हैं। और मुक्त इलेक्ट्रॉन, दो आइटम है, समझिएगा इसको। सिर्फ दो आइटम, एक कोटर दूसरा मुक्त इलेक्ट्रॉन। मुक्त इलेक्ट्रॉन चालक को छोड़ करके, यानी चालक उस अपने स्थान को छोड़ करके बाहर चालक मुक्त रूप से आ जाते हैं, वो मुक्त इलेक्ट्रॉन कहलाते हैं। शेष जो उसकी जगह बची
वो बची कोटर। कोटर मतलब गुहा। अब जो खाली स्थान बचा, इलेक्ट्रॉन तो इसके बाहर ही होंगे ना, इसमें तो होंगे नहीं, तो ये खाली स्थान एक प्रकार से उसी खोखले गोले का, खोखले चालक की भांति व्यवहार करता है। और इसके अंदर क्या होगा, आवेश नहीं होगा, विद्युत नहीं होगी। और इस प्रकार से यही घटना ये कोटर के अंदर बाहर कितने भी आप आवेश प्रवाहित करा दो, सपोज हमारे पास यहाँ खूब हमने भयंकर विद्युत क्षेत्र उत्पन्न कर दिया, पूरा करंट से इसको जोड़ रखा है, चारों तरफ आवेश हैं, हर जगह करंट पहुँच जाएगा। लेकिन इस कोटर के अंदर, ये जो कोटर है खाली, जो खाली स्थान है उस पर किसी भी प्रकार से विद्युत का प्रवाह नहीं होता, उसके अंदर हमेशा विद्युत क्षेत्र शून्य रहता है। और इसी घटना को वैद्युत परिरक्षण कहते हैं। परिरक्षण, परि मतलब चारों तरफ, रक्षण मतलब रक्षा हो रही है, किससे, विद्युत से। किस पर, स्थिर कोटर के अंदर। सिंपल सा, आप थोड़ा सा अगर लॉजिक लगा करके इसको अगर आप कन्वर्ट कर देंगे तो आपको समझने में बहुत आसानी होगी कि स्थिर वैद्युत परिरक्षण किस संदर्भ में किसके लिए कहा जा रहा है, और आपको ज़्यादा रट्टा मारना नहीं पड़ेगा। अब कुछ ऐसे छोटे छोटे प्रश्न हैं जिन पर चर्चा करना यहाँ पे ज़रूरी होता है, उनके बारे में भी चर्चा कर लेता हूँ। जैसे अगर आप देखे होंगे तो हमारे बाल जब सूखे होते हैं और उस पर हम कंघी करते हैं सूखे बालों पर, और उसके बाद हम किसी कागज़ के छोटे टुकड़े के पास ले जाते हैं, तो कागज़ के छोटे छोटे टुकड़ों को वो हमारे बाल की जो कंघी आकर्षित करने लगती है। अगर नहीं कभी किया तो इसको आजमा के देखिएगा। लेकिन इसी के विपरीत यदि हमारे बाल गीले होते हैं और हम उस पर कंघी करते हैं तो उन पर कोई आकर्षण नहीं लगता, अथवा लगता भी होगा तो हम उसको महसूस नहीं कर पाते। ऐसा क्यों? फिजिक्स या साइंस किसी भी प्रकार की हो, वो उसी की जननी है जहाँ पर वो क्यों का उदाहरण, क्यों का उत्तर खोजना शुरू कर दे, वहीं पर फिजिक्स शुरू हो जाती। हमने कंघी की, हमारे बाल सूखे थे, कंघी ने छोटे कागज टुकड़ों को आकर्षित करने लगी, क्योंकि जब कंघी और बाल का आपस में रगड़ना होता है तो उस रगड़ने से क्या उत्पन्न होता है, आवेश उत्पन्न होता है। आपको पहले ही चैप्टर में इसको बता चुका हूँ। और उस उत्पन्न आवेश के कारण ही उसमें घर्षण बल से जो उत्पन्न होता है वो आकर्षण घर्षण बल ही उसको आकर्षित करने लगता है। लेकिन जब वही बाल हमारे गीले होते हैं तो गीले होने में जो घर्षण बल उत्पन्न होता है उस घर्षण बल से आवेश उत्पन्न नहीं हो पाते, इसलिए हमारी कंघी छोटे टुकड़ों को आकर्षित नहीं कर पाती। उम्मीद है आपको स्पष्ट हो गया होगा। इसके बाद अगला एक प्रश्न आता है कि रबर, जो साधारण रबर है वो विद्युत रोधी है, लेकिन वायुयान यानी कि समझ रहे होंगे आप, एरोप्लेन, उसके जो पहिए होते हैं आपको भले देखने में लगता है कि वो रबर है, लेकिन वो रबर नहीं होता। उसके पहिए में हल्के हल्के चालक रूप में बनाया जाता है, उसमें चालक धातुओं का भी प्रयोग किया जाता है। वो क्यों? अब आपके मन में प्रश्न नहीं आए ना आए अलग बात है, लेकिन चूंकि हम व्यक्ति हर चीज़ का अनुभव नहीं करते हैं, उसका इस्तेमाल कर लेते हैं। लेकिन अगर ये प्रश्न है और आपसे कोई पूछ लेता है तो आप जवाब क्या दोगे? आप तो भौतिकी के छात्र हो, आपको पता होना चाहिए उसका जवाब क्या है। साधारण रबर विद्युत रोधी है, इसमें कोई संदेह नहीं है। लेकिन जो वायुयान के रबर के जो टायर बनाए जाते हैं उसमें चालक धातु का प्रयोग किया जाता है, क्योंकि जब वायुयान और सड़क यानी रनवे जो होता है, जब उस पर वायुयान तेज़ी से चलता है तो उस सड़क और वायुयान के पहिए के बीच क्या होता है, घर्षण बल उत्पन्न होता है, आकर्षी घर्षण बल, और उसके कारण आवेशन उत्पन्न होता है। और उस आवेशन के कारण चिंगारियाँ निकल सकती हैं, और चिंगारियाँ निकली, और अगर वो चिंगारियाँ उस धरती के संपर्क में नहीं आईं तो क्या होगा, उसी चिंगारी से उस पर आग लग सकती है, उस पर इलेक्ट्रिक शॉक लग सकता है और वायुयान क्रैश हो सकता है। और अगर वो उसमें धातु के चीज़ें बना दी गई तो जो घर्षण से जो आवेश होगा वो धातु के संपर्क में आकर धातु के सतह पर आएगा, और सतह सीधा भू संपर्कित हो जाएगी और वायुयान दुर्घटना से बच जाएगा। ऐसे ही एक उदाहरण है कि जो ज्वलनशील पदार्थ को ले जाने वाले ट्रक होते हैं या वाहन होते हैं, जैसे पेट्रोल लेकर जाते हैं, एलपीजी लेकर जाते हैं, उनके नीचे आपने ध्यान दिया होगा एक लोहे की जंजीर लटकती होती है।
और वो जंजीर सड़क पे घिसती हुई चलती होती। हम लोग आमतौर पे देखते हैं कि अरे यार ट्रक वाले को लाओ बता दे भैया तुम्हारी जंजीर घिस रही है, नीचे लटकती हुई जा रही है, बेचारे टूट न जाए। ऐसा नहीं है, वो जंजीर इसलिए लटकाई जाती है कि उस ज्वलनशील पदार्थ के हिलने डुलने से, आपस में घर्षण से यदि किसी प्रकार का विद्युत बल उत्पन्न होता है, विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होता है, तो उस क्षेत्र को वो लोहे की जंजीर भू संपर्कित कर देगी और वो आसानी से दुर्घटना से बच जाएगा, वरना उस ट्रक में आग लग सकती है और एक बड़ी दुर्घटना अपना अंजाम दे सकती है। ऐसे ही आपने देखा होगा अक्सर कि तार होती है बिजली की, जो खुली तारें होती हैं, उस पर बहुत सारे पक्षी आराम से बैठे होते हैं और हमें लगता है अरे यार ये तो कुछ इनका कुछ हो ही नहीं रहा, ये मर नहीं रहे। लेकिन अगर उसी तार को हम लोग ज़मीन से छू कर टच कर लें तो हम ऑन द स्पॉट ख़त्म भी हो सकते हैं, हमारा देहांत भी हो सकता है और शॉक भी लग सकता है। क्यों? तो फिर वही बात आती है कि भू संपर्कित होने के बाद ही, अर्थात अर्थिंग जिसको हम बोलते हैं अपनी साधारण आम भाषा में, उसको अर्थिंग बोलते हैं। तो याद रखेंगे कि जब हम, वो चिड़िया बैठी है सिर्फ एक तार पे बैठी है, उसे कोई दिक्कत नहीं होगी, वो कितनी भी चिड़िया बैठी हो। लेकिन आवेश का प्रवाह कब होगा? जब विभवांतर होगा, जब विभव में अंतर होगा तभी आवेश का प्रवाह होता है, ये आप जान चुके हो। और हमने तार को छुआ, हमारा एक पैर ज़मीन पर है, यानी ज़मीन का जो विभव है बहुत कम है उस तार की विभव की तुलना में, और वो विभवांतर उत्पन्न हो जाएगा और वो उस तार का जो करंट फ्लो है, जो आवेश का प्रवाह है, वो हमारे शरीर से होते हुए गुजरेगा और हमारा शरीर हैंग हो जाएगा। ये आपको समझना है बहुत आसान भाषा में। इसके आगे का जो टॉपिक आता है वो है परावैद्युत तथा ध्रुवण। अब हम इसके बाद हम बात करते हैं परावैद्युत क्या है। परावैद्युत और एक चीज है ध्रुवण। अभी हम जिसको हम बात कर रहे थे कुचालक, विद्युत रोधी, उसी का ही एक दूसरा नाम है परावैद्युत। और ये है कैसी चीज़ें, ये क्या बला है, हम इसके बारे में ही थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। ये जो परावैद्युत है, फिर वही बात है कि इस पर किसी भी प्रकार का मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं होता। जब मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं होगा तो इसके अंदर के जो भी कण होंगे, जो भी परमाणु होंगे, वो ऐसे ऐसे बटे होंगे और उसी में ही प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस उसी कण के अंदर होते हैं। ये प्लस माइनस का मतलब क्या? ये इलेक्ट्रॉन भी और प्रोटॉन भी सब उसी के अंदर होते हैं। इसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं होता, ये आपको याद रखना है। किस पर? परावैद्युत पर। और जब परावैद्युत पर मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं होगा और हम इस पर किसी भी प्रकार से बाह्य रूप से विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करेंगे या इसको आवेश देंगे तो इस पर क्या होगा? इस पर जो प्लस माइनस है ये क्या होगा? तीव्रता मिलने पर आपस में भागने की कोशिश करेंगे, क्योंकि जब इधर से मान लीजिए हमने इधर प्लस चार्ज दे दिया इसको, तो जो इलेक्ट्रॉन इस कोने आने का प्रयास करेगा, लेकिन इस कण को छोड़ के नहीं भाग सकता क्योंकि मुक्त नहीं है वो। तो क्या होगा? सारे इलेक्ट्रॉन इस कोने पे यहाँ यहाँ आ जाएंगे, इधर इधर कोने पे, और इधर इधर क्या पहुँच जाएंगे? प्रोटॉन प्रतिकर्षित होगा, इस कोने आ जाएगा। तो इसी के अंदर ही वो एक सिस्टम बन जाएगा, लेकिन संपूर्ण रूप से पदार्थ में प्रभाव नहीं पड़ेगा। और इस प्रकार से इस परावैद्युत की संरचना काम होती है और ये विद्युत रोधी का काम करता है। इसका जो क्षमता है वो अलग अलग हो सकती है, ये पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करती है, किस पदार्थ की बात की जा रही है, किस प्रकार का परावैद्युत है, ये अलग अलग प्रकार का समझ में आता है। तो आपको समझ में आ गया होगा कि ये जो परावैद्युत है यह विद्युत का अगर तीव्रता लगाते हैं तो उसका ये कम कर देता है, उसका विरोध करता है। और शुरुआत में तो पदार्थ इसके, जैसे हमने इसको शुरू में ही बना दिया था, इसकी वास्तविक स्थिति ऐसी होती है कि आप चाहे इस प्रकार कर सकते हो कि ये हमारा पदार्थ है परावैद्युत का, ये इसमें अणु है और इसके सारे अणु इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन सब यहाँ सेंटर में मौजूद होते हैं। ऐसे ये काले काले बिंदु समझिए इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन मौजूद है। अब इन्हीं काले काले बिंदुओं को अगर हमने यहाँ से बाहर से चार्ज दे दिया तो यही बिंदु, ये अगर प्लस का चार्ज दे दिया तो इलेक्ट्रॉन से इधर चले आए, प्रोटॉन इधर चले आए, इसी में इलेक्ट्रॉन इधर प्रोटॉन इधर, इसी इलेक्ट्रॉन इधर प्रोटॉन इधर, इलेक्ट्रॉन इधर प्रोटॉन इधर, ऐसे सब ये सेट हो जाएगा।
जब ऐसे सेट हो जाएगा तो इसके अंदर क्या होगा, विद्युत का धीरे धीरे प्रवाह होना शुरू हो जाता है। क्योंकि क्या होगा, ये सब इलेक्ट्रॉन एक तरह से क्या तैयार कर दिया, एक तरह से विभवांतर तैयार कर दिए, सारा पास इधर निगेटिव, लेकिन उस प्रकार से प्रवाह नहीं होगा, ये माइनर रूप से होगा। इसकी विशेष जानकारी हम उसी चैप्टर में पढ़ेंगे अर्धचालक वाले में। आप इस समान रूप समझिए कि परावैद्युत क्या है। एक ऐसा पदार्थ है जिस पर विद्युत का प्रवाह नहीं होता, समान रूप से विद्युत रोधी होते हैं, लेकिन अगर बाह्य बल तेजी से लगा दिया जाए विद्युत क्षेत्र तो उस पर थोड़ा बहुत कार्य शुरू हो सकता है, थोड़ा बहुत उसमें परिवर्तन हो सकता है, एकदम माइनर, लेकिन वो किसी यूज में नहीं आएगा। दूसरी बात आती है ध्रुवण की बात करते हैं। तो परावैद्युत को ध्रुवण के रूप में अगर देखा जाए तो दो प्रकार का होता है परावैद्युत भी दो प्रकार के, एक ध्रुवी, दूसरा अध्रुवी। इनके बारे में भी हम चर्चा बहुत आसानी से करते हैं। तो जैसे जब ध्रुवण हमने देखा तो ध्रुवण है क्या, पहले हम इसके बारे में बात करें कि ये जो ध्रुवण है वो ध्रुवण क्या चीज़ है। पहले हमने देखा परावैद्युत के जो सारे इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन यहाँ सेंटर में मौजूद थे, पहले किसी प्रकार का कोई दिक्कत इसमें नहीं थी, लेकिन जब हमने इसमें बाह्य विद्युत क्षेत्र उत्पन्न किया तब क्या हुआ, उसके जो बाह्य जो धनात्मक है, इलेक्ट्रॉन इधर आ गए, प्रोटॉन इधर चले गए, तो इस प्रकार ये आपस में बंटने लगे और इस प्रकार धनावेशित और ऋणावेशित अलग अलग क्षेत्र में वितरित हो जाते हैं। और इस घटना को यानी कि परावैद्युत में किसी बाह्य विद्युत क्षेत्र को आरोपित करने के बाद उसमें धनावेश और ऋणावेश आयनों का अलग अलग विघटित होना, अलग अलग रूप में व्यवस्थित हो जाना क्या कहलाता है, वैद्युत ध्रुवण कहलाता है। ये आपको समझना है। और वैद्युत ध्रुवण के आधार पे परावैद्युत दो प्रकार के होते हैं, एक ध्रुवी, दूसरा अध्रुवी। तो बात करते हैं कि जो द्विध्रुव या कह सकते हैं या परावैद्युत दो प्रकार के हुए। पहला हुआ ध्रुवीय परावैद्युत, यानी ऐसे परावैद्युत, पहला ध्रुवी, दूसरा अध्रुवी। अब इनके बारे में समझते हैं। ध्रुवी का मतलब क्या है, ऐसा परावैद्युत जिसके जो अणु हैं, जिसके जो आवेश हैं या दोनों वो क्या हैं, जिनके केंद्र, जिनके अणुओं के केंद्र, ऐसे कह सकते हैं, जिनके अणुओं के केंद्र समान दूरी पर स्थित हो, जैसे HCl। HCl क्या होगा, ये HCl है एक प्रकार का ध्रुवी परावैद्युत। और इस पर क्या होता है, इस पर होता है कि जो द्विध्रुव है इसके जो केंद्र है निश्चित दूरी पर उत्पन्न होंगे और इसका जो संपूर्ण आवेश तो शून्य होगा, लेकिन द्विध्रुव आघूर्ण इसका शून्य नहीं होता। इसके अलावा इसके उदाहरण बहुत सारे हैं, आप इसको उदाहरण के तौर पर लिख सकते हैं, जैसे HCl, HBr, ऐसे बहुत सारे अणु हैं, HBr, H2O, NH3, ये सब क्या है, ये सब ध्रुवीय परावैद्युत के अंतर्गत आते हैं। और इसके अपोजिट में अध्रुवीय के रूप में अगर देखा जाए तो अध्रुवीय के रूप में CO2, CH4, इनके गुण क्या होता है कि ये पदार्थ ऐसे होते हैं जिनके अणु एक दूसरे के संपाती होते हैं लेकिन निश्चित दूरी पर स्थित नहीं होते, और इनका ना तो नेट आवेश शून्य होता है और ना ही विद्युत द्विध्रुवी आघूर्ण, दोनों शून्य क्या होते, ये शून्य होते हैं। समझना फिर से एक बार, वैद्युत द्विध्रुव परावैद्युत यानी कि दो प्रकार के, ध्रुवी अध्रुवी, वे पदार्थ जिनके अणु निश्चित दूरी पर स्थित होते हैं, इनके केंद्र, वो कहलाते हैं ध्रुवी परावैद्युत। ध्रुवी में क्या होता है, इस पर कुल आवेश तो शून्य होता है लेकिन वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण शून्य नहीं होता, जैसे HCl, NH3, H2O, HBr आदि आदि। अध्रुवीय में क्या होता है, इसके जो अणु हैं इनके बीच की दूरी संपाती होती है, यानी दोनों बीच की दूरी संपाती एक दूसरे संपाती होते हैं। उदाहरण ऐसे देख सकते हैं, ऐसे करके, ये अभी जो हमने उदाहरण दिया था, ऐसे प्लस माइनस, ये सब क्या है, किसका उदाहरण था, ये
ये उदाहरण था अध्रुवी वाले का। इस पर जब बल आरोपित करेंगे तो इस पर अलग रूप से कार्य करेगा, इस पर जब बल आरोपित करेंगे इस पर अलग रूप से कार्य करेगा। और उस ध्रुवीय के लिए गुणांक भी होता है, हम उसके बारे में भी चर्चा करते हैं। बस ये समझ में आ गया हो, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। तो अभी हमने देखा कि जो हमारा विद्युत क्षेत्र है उस पर अगर हम किसी भी परावैद्युत में विद्युत क्षेत्र आरोपित करते हैं तो उस पर विद्युत ध्रुवणता होने लगती है। ध्रुवणता आप समझ गए होंगे, लेकिन वो कितनी होती है, उसकी माप कैसे करेंगे वो हम समझते हैं। इसको अब याद कर लीजिए। ये मान लो कोई आवेश है, ये हमने दे रखा है ऐसे ऐसे करके, ऐसे। ये क्यों? क्योंकि हमने इस पर एक बल ई आरोपित कर रखा है, बाह्य विद्युत क्षेत्र। अब इस बाह्य विद्युत क्षेत्र ई आरोपित किया तो इसमें पी ध्रुवण उत्पन्न होगा। तो जो किसी परावैद्युत में बाह्य विद्युत क्षेत्र लगाने पर, आरोपित करने पर, इस पर उत्पन्न जो द्विध्रुवी आघूर्ण होता है, क्या? द्विध्रुव आघूर्ण, ये अनुक्रमानुपाती होता है बाह्य विद्युत क्षेत्र। अब द्विध्रुवी आघूर्ण किससे प्रभावित करते हैं आप जानते हो? पी से, अनुक्रमानुपाती ई जो हमने बाहर लगा रखा है। अब ये क्या है? अब जानते हो अनुक्रमानुपाती हटा एक नियतांक आता है और इस नियतांक का मान कहीं कहीं तो जीटा लिख सकते हैं, जीटा ई लिख मिलता है इसी, और कहीं कहीं पर ये मिलता है। ये यहाँ जीटा ई क्या है? इसको हम लिख सकते हैं अल्फा, ऐसे अल्फा इंटू एसएलएम 0, ये है जीटा ई, समझना इसको। और ये क्या कहलाता है? ये कहलाता है परावैद्युत की आणविक ध्रुवणता। ये क्या कहलाता है? जहाँ जीटा ई अल्फा एप्सिलॉन 0 क्या कहलाएगा? आणविक ध्रुवणता। आप इसका मान भी निकाल सकते हो चाहे तो इसके थ्रू। तो क्या निकलेगा? अल्फा इज इक्वल टू पी बटे एप्सिलॉन 0 ई। ये समझ में आ रहा होगा आपको। इस आधार पे ये हो गया नियतांक का वास्तविक मान। ये अल्फा ही कहलाता है आणविक ध्रुवणता। अल्फा को कह सकते हैं या सीधा सीधा इसको कह सकते हैं पूर्ण रूप से। ये क्या अब किस बात पर निर्भर करता है? ये क्या है? आणविक ध्रुवणता। ये है ई एप्सिलॉन 0, यानी निर्वात की विद्युतशीलता। आपको पहले पता होगा। और निर्वात की विद्युतशीलता मतलब क्लैम्फर्म है, ये होता है। आज के टॉपिक में सारी परिभाषाएं थी। उम्मीद है टॉपिक लेक्चर आज का ज़्यादा थोड़ा सा बड़ा हो गया है वीडियो, लेकिन आपको सारी परिभाषाएं निकाली। चालक, अर्धचालक, कुचालक, परावैद्युत, वैद्युत ध्रुवण, वैद्युत ध्रुवणता के प्रकार, दो प्रकार के, ध्रुवी परावैद्युत, अध्रुवी परावैद्युत। अध्रुवी में से H2, N2, O2 ये सब अध्रुवी है, सिंपल। उसमें H2O, HCl अलग अलग दो बांड बने हुए बराबर दूरी पर, वो सब ध्रुवीय हैं। उदाहरण तौर पे आप नोट कर सकते हो, उस तक अभी एग्जाम में आपके आ भी जाए। तो इस प्रकार से आज का टॉपिक समाप्त होता है और हम कल आगे चर्चा करते हैं संधारित्र की और उसके आगे उससे जुड़ने वाले तमाम टॉपिकों की। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। फिर भी अगर कोई समस्या है तो अपना कमेंट ज़रूर करिए। अगर आप सिर्फ देख लेते हैं, पढ़ लेते हैं तो मुझे पता नहीं होता मैं अपने इस पढ़ाने के कौशल को किस प्रकार से नए तरीके से सुधारूं। इसका मुझे आपको सुझाव आपके आमंत्रित हैं। धन्यवाद, नमस्कार।